Hello students. In the previous video we have discussed some different type of motion. Motion of pulley, motion of lift and the motion of some blocks which are attached by a string, and all these three motion based on the Newton's third law. Now move forward. Today we are going to study about the कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. मोमेंटम आपको मालूम है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. लेकिन बिफोर टू मूव कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेट स्टडी सम बेसिक टर्म. चलिए कुछ बातों को जरा समझिए. प्यारे बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ये एक टेबल, वी हैव अ टेबल. अब टेबल जो है वो क्या है? एक सिंगल बॉडी. एक टेबल, एक मेज क्या है? सिंगल बॉडी. लेकिन मैं इस टेबल के ऊपर एक बुक रख देता हूं, एक बॉक्स रख देता हूं, कुछ भी रख देता हूं. ओके, अब क्या हुआ? टेबल अलग और ये मान लीजिए कोई भी एक बुक या बॉक्स कह सकते हैं. तो नाउ व्हाट वी हैव? नाउ वी हैव टू बॉडी. वन इज टेबल, वन इज बुक. टू बॉडी एंड बोथ आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. क्या ये बात समझ में आ गई? ओके. बुक क्या करेगा? बुक mg अप्लाई करेगा. टेबल इसको रिएक्शन देगा और ये दोनों, अब हम देखते हैं बुक क्या है? रेस्ट में है. टेबल क्या है? रेस्ट में. तो प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा? अगर कोई चीज रेस्ट पे होती है यानी उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो. तो ये जो पूरा सिस्टम है, इस पर जो फोर्स है कैसा? एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या है? जीरो है. एक्सटर्नल फोर्स क्या है इस पे? जीरो. क्या ये बात समझ में? तो जरा ध्यान देना, ये जो मैंने आपके सामने बताया इसमें दो खास बात है. ये जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया है इसमें दो खास बात. नंबर एक, दो बॉडी है विच आर इन कॉन्टैक्ट. दूसरा, इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? जीरो है. क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम. क्या बोलते हैं उसको? सिस्टम. क्या ये बात समझ आ गई? टेबल अकेला था, एक बॉडी था, लेकिन जैसे उस पर एक बुक हमने रखा तो वो क्या बन गया? बुक और टेबल का कांटेक्ट हो गया. दो बॉडी कांटेक्ट में आए तो हमने उसको क्या बोल दिया? सिस्टम. और इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? जीरो. व्हाई? बिकॉज सिस्टम इज इन रेस्ट. ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके थे. क्लियर हो गए? ओके. दूसरी बात, एक और चीज डिस्कस करते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक वी हैव अ गन. ओके, ये हमारे पास एक गन है. क्लियर हो गया? अब ये गन है, अकेली है, रेस्ट पे है, कोई बात नहीं. लेकिन हम इस गन के अंदर एक बुलेट रख देते हैं. वी हैव अ बुलेट. अब ये हो गया गन. तो कितनी बॉडी हो गई? दो बॉडी. बुलेट अलग, गन वो, गन अलग, बुलेट अलग. बुलेट कभी भी गन का हिस्सा नहीं होता, वो तो उसके साथ कांटेक्ट में कर दिया जाता है. क्लियर हो गया? तो दो बॉडी, गन और बुलेट, दोनों अलग अलग हैं. नाउ दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर. क्लियर हो गया? तो ये क्या बना? जैसे एक बुलेट और एक गन एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो मैंने आपको बताया जब भी दो या दो से ज्यादा बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम. क्लियर हो गई बात? दोनों क्या है? रेस्ट में है. और जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होता है? जीरो. तो ये जो मैंने ऊपर वाली बात बोली और नीचे वाली बात बोली, दोनों में क्या कॉमन बात है? दो बॉडी, बुक और टेबल, दो बॉडी है, कांटेक्ट में आए, सिस्टम बन गया. गन और बुलेट कांटेक्ट में आए, सिस्टम बन गया. और मजेदार वाली बात,
ये जो सिस्टम है इस पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो, और इस पर भी एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। कैसे? क्योंकि हमारी प्रीवियस नॉलेज क्या कहती है, अगर कोई चीज या तो रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, नंबर एक, या तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में, तो उन पर एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो। ये हमने पढ़ा था जब हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था। क्लियर होगी बात? चलिए और कुछ डिस्कस करें। यस, मान लीजिए मैं बात करता हूं, सपोज कीजिए एक न्यूक्लियस की बात करते हैं। लेट कंसीडर अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अब आप कहेंगे सर न्यूक्लियस तो सिंगल बॉडी हो गई। नहीं प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन अलग, न्यूट्रॉन अलग। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। प्रोटॉन के पास अलग मास होता है, न्यूट्रॉन के पास अलग मास होता है। बात समझा में? और दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हैं क्योंकि दोनों के पास क्या होता है, मास। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारी फोर्स लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन डिटेल में ये सारी चीजें आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और बंद रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर हो बात? तो देखिए यहां भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो क्या बन गया, सिस्टम। तो चाहे बुक टेबल पर रखा हो वो एक सिस्टम है, बुलेट गन के अंदर है वो भी एक सिस्टम है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के पास है वो भी क्या है, सिस्टम। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले समझना है एक टर्म सिस्टम। क्या वर्ड समझना है, सिस्टम। क्या होता है सिस्टम, समझिए। When two or more body are in contact, या ऐसा बोल सकते हैं फिजिकली कॉन्टैक्ट। ठीक है, आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब प्यारे बच्चे हैं, फिजिकली कॉन्टैक्ट का मतलब समझना कि जरूरी नहीं हर वक्त वे चिपके रहे, वे एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी देर बाद भी टच कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, वी हैव अ जार। सपोज कीजिए हमारे पास एक बर्तन है, वेसल बर्तन है, उसमें गैस भरी हुई है, यानी गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रैंडम मोशन करते हैं। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, कोई कहीं जाता है। इन सब का मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन होता है। और ये हर थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को टच करते रहते हैं। ऐसा क्या, टच किया, कभी किसी को टच किया, लेकिन डिफरेंट बॉडी है और हर थोड़ी देर बाद एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो फिजिकली कांटेक्ट का मतलब समझ लीजिए, या तो परमानेंटली टच है, जुड़े हुए हैं, किताब टेबल पर रख दी कांटेक्ट में, या थोड़ी थोड़ी देर बाद भी क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बात नहीं? तो जब एक बर्तन में आपने गैस को रख दिया तो उसके गैस के अंदर के जो पार्टिकल है वे भी क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। तो क्या होता है सिस्टम, व्हेन टू और मोर बॉडी आर इन फिजिकली कांटेक्ट। क्या ये बात समझा? अब मैं वर्ड यहां लिख देता हूं, सिस्टम तो वर्ड क्लियर हो गया। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक रॉकेट है, ये हमारे पास एक रॉकेट, ये रॉकेट क्या हो गया, सिंगल बॉडी। लेकिन मैं इस रॉकेट में क्या भर देता हूं, फ्यूल भर देता हूं। क्या भर दिया, फ्यूल। तो देखिए रॉकेट अलग, फ्यूल अलग। हमारी बाइक अलग चीज है, फ्यूल अलग चीज है, पेट्रोल। वो तो बात है, हमने एक बर्तन में पेट्रोल दिया, उसको अपने बाइक की जो टैंक होता है उसमें भर दिया। तो बाइक अलग, फ्यूल अलग। ऐसी रॉकेट अलग चीज होती है। हाँ, रॉकेट के अंदर क्या भर दिया हमने, फ्यूल भर दिया। तो रॉकेट और फ्यूल एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में, तो क्या बन गया, सिस्टम। तो ये भी क्या हो गया, सिस्टम हो गया। तो सिस्टम कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक किताब टेबल पर रखी हुई है, सिस्टम। बुलेट गन के अंदर है, सिस्टम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के पास है, सिस्टम। एक बर्तन में कई सारे गैस के मॉलिक्यूल है, सिस्टम। रॉकेट और उसके अंदर हमने थोड़ा सा फ्यूल भर दिया, सिस्टम। दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आई। लेकिन अब मैं यहाँ एक वर्ड लिखने जा रहा हूं,
आइसोलेटेड, क्या वर्ड लिखा मैंने, सिस्टम के आगे क्या वर्ड कर दिया, आइसोलेटेड। तो कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड कब बन जाएगा प्यारे बच्चों, सिस्टम क्लियर हो गया। अब कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड कब होता है, व्हेन टू और मोर बॉडी आर इन फिजिकल कांटेक्ट एंड उन पर उसके लिए जो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो। जब कोई भी सिस्टम इस कंडीशन को ओबे करता है तब वो सिस्टम क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी बाहर से कोई भी फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, बाहर से कोई तीसरी चीज इन पर फोर्स नहीं लगाएगी। ये बुलेट और गन ही एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ये बुक टेबल पर फोर्स लगाता है mg, एक टेबल बुक पर फोर्स लगाता है r, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं आता। दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और वही एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पर इंटरनल फोर्स लगाते हैं, बात समझा भाई। ये फ्यूल इस रॉकेट पर फोर्स लगाएगा, इसको ऊपर भेजेगा। तो सबसे पहले क्या ये बात समझ आ गई प्यारे बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जब तक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं समझोगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को आइसोलेटेड सिस्टम क्लियर हो चुका है। ओके प्यारे बच्चों, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आइसोलेटेड सिस्टम क्या है ये समझ में आ चुका है। आइसोलेटेड सिस्टम जब दो या दो से ज्यादा बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो तो वो टर्म क्या कहलाता है, सिस्टम। और अगर ऐसे सिस्टम के किसी भी सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाए, जीरो, यानी बाहर से कोई फोर्स ना लगे, तो वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए अब आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, क्योंकि जिन बच्चों को आइसोलेटेड सिस्टम क्लियर हो गया उनको आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हमारा आज का टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्यारे बच्चों क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए ये रूल क्या कहता है, ये कहता है फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है, द लीनियर मोमेंटम is always constant। क्लियर हो गया, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जब वेलोसिटी इनिशियल हो, फाइनल मोमेंटम जब वेलोसिटी फाइनल हो। अब वेलोसिटी इनिशियल क्या होती है, फाइनल क्या होती है, तो फोर्स लगने से पहले जो वेलोसिटी हो इनिशियल, फोर्स लगने के बाद जो वेलोसिटी हो फाइनल, वो हम बताएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों क्या आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ये कहा गया कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसके लिए जो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी उसका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। इस बुलेट और गन का जो मोमेंटम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, इस न्यूक्लियस का मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा, इस रॉकेट का मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ रॉकेट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब हम इसका क्या करें, प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट क्लियर हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम इस स्टेटमेंट को जरा प्रूफ करते हैं, समझिए। लेट प्रूफ, दो लाइन का प्रूफ है। स्टेटमेंट याद हो गया, वेरी गुड। प्रूफ करते हैं, समझिए। देखिए, वी हैव by Newton's second law। प्यारे बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहता है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हमें कहता है न्यूटन सेकंड लॉ। चलिए, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, हाँ भाई कौन होता है आइसोलेटेड सिस्टम जिसके लिए एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, जीरो।
तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए प्यारे बच्चों एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जीरो, यानी इक्वेशन 1 बिकम, तो हम क्या लिख सकते हैं? dp ओवर dt इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो ये भी तो जीरो होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए इस चीज को पढ़िए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या हम इसको ये बोल सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी बोल सकते हैं। और प्यारे बच्चों आपको सिखाया था, अगर किसी का डिफरेंशियल जीरो होता है तो वो टर्म क्या होती है? कांस्टेंट। रट लीजिए इस बात को, अगर किसी का डिफरेंशियल जीरो है तो वो टर्म क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो चूंकि p का डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो है तो p क्या हुआ? कांस्टेंट। हमने प्रूफ कर दिया आइसोलेटेड सिस्टम के लिए मोमेंटम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दो लाइन क्लियर हो गया? ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्लियर आपको, प्रूफ क्लियर हो गया। अब अगर एग्जाम आ जाए, राइट सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन या एप्लीकेशन ऑफ, डिस्कस सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ भाई, पेपर में एग्जाम आ जाता है कि कोई भी दो एप्लीकेशन डिस्कस कीजिए। तो चलिए हम पहली एप्लीकेशन लेके चलते हैं। वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में चलना, अभी बताएंगे। रिकॉइल ऑफ गन, तो प्यारे बच्चों जरा यहां ध्यान दीजिए, डायग्राम नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। देखिए यहां क्या है, चलिए ये सारे एग्जाम्पल आपके नोट कर लिए होंगे। चलिए दोबारा बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए पहला एप्लीकेशन रिकॉइल ऑफ गन। तो हमारे पास प्यारे बच्चों ये गन है और इसके अंदर ये क्या है? बुलेट। ठीक है, बुलेट जिसका मास क्या है? स्मॉल m। ये हमारे पास क्या है? गन जिसका मास क्या है? कैपिटल M। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब जरा ध्यान देना। सबसे पहले हम निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है गन प्लस बुलेट। क्लियर हो गया? तो वो क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम। तो प्यारे बच्चों मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो बंदूक का मास कैपिटल M, वेलोसिटी जीरो, क्योंकि क्या है? रेस्ट पर है। बिफोर बुलेट फायर बोथ आर इन रेस्ट। फायर होने से पहले दोनों क्या है? रेस्ट पे। प्लस बुलेट का मास स्मॉल m और वो भी क्या है? जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आ गया? जीरो आ गया। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान देना, जैसे ही ट्रिगर दबाया तो ये गन, जरा ध्यान देना, ट्रिगर दबाने वाले ने बुलेट को फायर नहीं किया, फायर तो इस गन ने किया। ये गन इस बुलेट पे क्या करता है? पीछे से नॉक करता है, ये बुलेट बड़ी तेजी से क्या बाहर जाती है। यानी बुलेट जो फायर होती है वो ड्यू टू द गन होती है, हम बुलेट को फायर नहीं करते। वरना अगर हमारे अंदर काबिलियत होती तो हम बुलेट लेते और ऐसे फेंक देते, लेकिन काम खत्म हो गया, हमें गन की क्या जरूरत है। तो बुलेट जो फायर होती है वो गन से होती है, हमसे नहीं। और दोनों ही क्या है? सिस्टम।
तो जरा ध्यान देना, ये हो गया आफ्टर बुलेट फायर्ड। जब बुलेट को फायर किया जाता है तो क्या होता है, जरा ध्यान देना। इसका मास क्या है, कैपिटल एम, बुलेट का मास स्मॉल एम। ये एक खास वेलोसिटी से आगे जाती है, और जो ये है बुलेट, ये भी एक खास वेलोसिटी से क्या जाती है, पीछे की ओर जाती है। जैसे फायर किया तो बुलेट आगे जाता है, गन पीछे की ओर आती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल। जिस वेलोसिटी से गन पीछे जाती है उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। चलिए, तो इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, हमने किसकी बात करी, ठीक है, बिफोर बुलेट फायर्ड। अभी हमने बात करी बुलेट के फायर्ड होने से पहले। अब जरा समझिए, आफ्टर बुलेट फायर्ड, तो जरा ध्यान देना, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम यानी गन प्लस बुलेट इज इक्वल टू, तो गन का मास कैपिटल एम, वेलोसिटी कैपिटल वी, बुलेट का मास m, वेलोसिटी स्मॉल v। अब जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो अगर, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो अगर ये डायरेक्शन प्लस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस लोगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम एक काम करते हैं, हम किसी को प्लस ले लेते हैं, बताइए, हम इसको प्लस ले लेते हैं, तो यानी ये डायरेक्शन प्लस और ये डायरेक्शन क्या ले लिया, माइनस, ठीक है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली हमने, और ये हमने क्या ले ली, निगेटिव डायरेक्शन। आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको प्लस ले लो, इसको माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, तो ये डायरेक्शन हमने प्लस ले लिया और ये डायरेक्शन हमने माइनस ले ली। ओके, अब जरा ध्यान देना, ये जो बुलेट फायर हुआ है ये इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, एक्सटर्नल सोर्स, कहीं बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। बुलेट और गन दोनों मिल गए, कांटेक्ट में आ गए, सिस्टम बन गया। तो यानी जो फोर्स आया वो सिस्टम के अंदर से ही आया है, सिस्टम के बाहर से नहीं आया। क्लियर हो गई बात? तो सिंस बुलेट फायर्ड ड्यू टू इंटरनल फोर्स ऑफ गन एंड बुलेट यानी सिस्टम, जो बुलेट का फायर हुआ वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है, यानी एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया। इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो, फाइनल मोमेंटम क्या है, mv प्लस m माइनस का v। क्लियर हो गया? तो यहां से v की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जरा बताइए। यहां से v की वेलोसिटी आ जाएगी mv ओवर कैपिटल M। देख लीजिए, तो ये है रिकॉइल वेलोसिटी, दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर हो गया? यहां से mv इज इक्वल टू mv, तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या ये एप्लीकेशन समझ में आ गया? न्यूमेरिकल आ जाते हैं बहुत से, कई बार न्यूमेरिकल में पूछ लेता व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ। ओके प्यारे बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 5.19। तो उसमें क्या बोला गया है, देखिए, इस पे बेस्ड है।
एग्जाम्पल 5.19, उसने बोला एक बुलेट है और एक गन है। तो उसने बोला है जो बुलेट का मास है वो है, बुलेट का मास दे दिया m इज इक्वल टू 0.020 किलोग्राम, गन का मास दे दिया 100 किलोग्राम। ओके, बुलेट की वेलोसिटी दे दी, v की वैल्यू दे दी है 80 मीटर पर सेकंड, और आपसे रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी पूछ लिया गया है। तो प्यारे बच्चों देखना v की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू दिस। तो यहां से v इज इक्वल टू m कितना है 0.20 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 80 डिवाइडेड बाय 100। तो प्यारे बच्चों सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 0.016 मीटर पर सेकंड। दो लाइन का न्यूमेरिकल है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से इस पर बेस्ड किया जाते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। ओके, okay, this is the very good application. Now move on for the next, कुछ एप्लीकेशन और पढ़ते हैं हम, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन, या एक्सप्लोजन की जगह हम क्या वर्ड कर सकते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेट यानी टूटना ऑफ न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, किसी भी न्यूक्लियस का टूटना, न्यूक्लियर फिशन। तो जरा ध्यान देना, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, ये क्या है रेस्ट पे। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मास है लेकिन रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी 0। लेकिन आफ्टर जब ये न्यूक्लियस क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया न्यूक्लियस, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस था, उसका कुछ मास था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया 0। अब जैसे ये क्या होता है ब्रेक हो जाता है, ब्रेक यानी टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो मान लीजिए इसके दो मास बने m1 और m2, ये दो मास में क्या हो गया टूट गया, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। तो जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, तो वो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये जो ब्रेक हुआ है, न्यूक्लियस ब्रेक हुआ है, वो हुआ है सिंस न्यूक्लियस ब्रेक ड्यू टू इंटरनल फोर्स, उसके अंदर ही कुछ फोर्स होती हैं जो उसको ब्रेक कर देती हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया 0, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इसका मतलब m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। अब ये माइनस मास के साथ तो आएगा नहीं, क्योंकि मास तो स्केलर है, तो ये माइनस किसके साथ चला जाएगा वेलोसिटी के साथ चला जाएगा। तो जरा ध्यान देना, v1 पॉजिटिव v2 नेगेटिव, इसका मतलब hence masses m1 and m2 move in opposite direction। जब भी कोई चीज टूटती है तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वे कभी भी एक डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते, वे हमेशा क्या होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। व्हाई? ड्यू टू द लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमने क्या कर दिया है प्रूफ कर दिया है। तो ये वैसे अपने आप में एक एप्लीकेशन है किसकी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। कई बार ये एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ कीजिए जब कोई न्यूक्लियस टूटता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 5.17। तो एक्चुअली इस एप्लीकेशन को ही उसने एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन करके पूछ लिया गया है, ठीक है। और क्या इसकी एप्लीकेशन हो सकती है? नंबर 3,
मोशन ऑफ रॉकेट। जो बेटा रॉकेट का मोशन होता है वो भी किस पर बेस्ड है, लीनियर मोमेंटम पे, ठीक है ना। नंबर 4, मान लीजिए कोई नाव है, ये आप हैं और ये नदी का किनारा है, सौर ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये आदमी जंप करता है, ठीक है, पर्सन जंप, तो ये नाव भी पीछे की ओर क्या करती है, मूव करती है। जब तक ये आदमी इस पर खड़ा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन किनारे पे आके जैसे आदमी क्या करता है, जंप करता है, तो ये नाव भी पीछे की ओर क्या जाती है। तो these are some good application based on conservation of linear momentum.